उसके अंदर हम एंटर करने की बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया लगी हुई थी हमें रोकने के लिए। सर, एक खबर आई और उसके बाद बड़ी मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई। भारत टेस्ट करेगा अपना एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि, जो मार्क 5 से भी ज्यादा स्पीड से उड़ने की क्षमता रखता है। एक और डेवलपमेंट जो है वो ये भी सामने आई है, जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त हालात काफी टेंस हैं। अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहना चाहता है तो दहशतगर्दी की हिमायत रोक दे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय फौजियों को किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहने की हिदायत देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के आगाज का भी इशारा दे दिया है। ब्रह्मोस की स्पीड है मैक 2.8 से 3 तक। ये ध्वनि की जो स्पीड होगी वो मैक 5 को भी पार कर जाएगी। और ये एक क्लियर सिग्नल है कि भारत सिर्फ रीजन ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी मिलिट्री टेक सुपर पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में आप हमेशा तब नेगोशिएट करते हैं जब आप दोनों आमने सामने इक्वल टेबल पर बैठे हों। चाइना के साथ उल्टा है। चाइना तब नेगोशिएट करने की कोशिश करता है जब उसकी पोजीशन आपसे हायर होती है। इसलिए उसने जो हाई माउंटेन्स थे उसके ऊपर कब्जा किया थोड़ा सा और उसके बाद आपसे नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि मोदी जी उससे भी हायर पोजीशन की जो पहाड़ियां होंगी उसे ही टेक ओवर कर लेंगे। किसी नई जंग की घंटियां बजाई जा रही हैं। भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। अहम बात यह है, आवाज की रफ्तार से करीब 6 गुनी ज्यादा स्पीड से 6000 किलोमीटर दूर दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में सक्षम ये मिसाइल। लेकिन एक बार फिर सर इसी तरह की स्टेटमेंट शुरू हो गई हैं और भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम एक और अटैक की तैयारी कर रहे हैं। रशिया ने भी चाइना को गैरत दिलाई है कि पाकिस्तान अगर तुम्हारा पार्टनर है तो वो 60 साल से अभी तक ऐलान क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो तुम पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए यहाँ है। इंडिया हमारे लिए बेहतर मार्केट है। जो हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड है 2.8 माक और ये ध्वनि जो रहने वाली है इसकी जो स्पीड होगी माक 5 होने वाली है। भारत की तरफ से जो नए धमकी आमेज बयानात सामने आए हैं, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयानात हैं, भारतीय आर्मी चीफ के बयानात हैं, भारतीय एयर चीफ के बयानात सामने आए हैं। हाइपरसोनिक के अंदर भी हम बहुत सारी उसके वेरिएंट्स बनाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भारत जो है वो ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है और इसकी तकरीबन स्पीड है 5 मैक। अब देखिए, अगर आप ब्रह्मोस की जो सबसे तेज मिसाइल की अगर बात करो ना तो उसकी स्पीड होती है तकरीबन 2 से लेकर 2.5 मैक की तरह आसपास होती है। लेकिन अगर यहाँ पर ध्वनि की बात करो तो लगभग जो है वो डबल स्पीड है। और ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली ना ही सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूएस, चाइना जैसे कंट्री भी यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि इंडिया किस हिसाब से डिफेंस के मामले में हर रोज़ नई अपडेट दे रहा है और हर रोज़ दुनिया को सरप्राइज कर रहा है। और अब ये समय दूर नहीं है जब इंडिया जो है डिफेंस के मामलों में सबसे बड़ा प्लेयर बन के उभरेगा। और अगर मान लीजिए सबसे बड़ा नहीं तो टॉप 2, टॉप 3 में तो आएगा, जहां पर दुनिया जो है वो परचेज करने के लिए, हथियार परचेज करने के लिए इंडिया के दरवाजे खटखटाएगी। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर DRDO की बात करो या फिर जो भी बात करो, पिछले कई समय से ऐसा हो रहा है कि हर रोज नई ना कोई अपडेट आ रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। भारत टेस्ट करेगा अपना एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि, जो मार्क 5 से भी ज्यादा स्पीड से उड़ने की क्षमता रखता है। और ये एक क्लियर सिग्नल है कि भारत सिर्फ रीजन ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी मिलिट्री टेक सुपर पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है। साथ ही प्राइवेट कंपनीज को मिसाइल एम्यूनिशन प्रोडक्शन में एंट्री मिल चुकी है। तो बड़े अपडेट के साथ आज की चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट ये अपडेट है। और इस चर्चा में हमारे साथ एक बार फिर से शामिल है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी, ध्वनि के साथ साथ जो है भारत हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में एंट्री लेने जा रहा है। ये चाइना और रशिया की मोनोपोली तोड़ेगा क्या? देखिए, चाइना और रशिया की नहीं, इवन अमेरिका की मोनोपोली तोड़ेगा। भारत एक तरह से ये होम ग्रोन, एक तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्टिंग लगातार करता जा रहा है। जो हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड है 2.8 माक और ये ध्वनि जो रहने वाली है इसकी जो स्पीड होगी माक 5 होने वाली है।
हाइपरसोनिक के अंदर भी हम बहुत सारी उसके वेरिएंट्स बनाने वाले हैं। उसका डिलीवरी सिस्टम्स कैसा रहेगा कि वो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट से भी हम डिलीवर कर पाएंगे, और ऐसी भी मिसाइल्स होगी जो सी बेस भी हम कर पाएंगे, और उसके बाद हम उसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा भी बना पाएंगे। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मार्क 5 है सिर्फ मार्क 5 नहीं रहेगी, एटलीस्ट मार्क 8, 9 या 11 तक होने वाली है। मेरा ये मानना है कि भारत इसके अंदर जो प्रोडक्शन जो करने वाला है, इससे हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। इसको कोई भी दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। ये एक तरह से डेडली होने वाला है। अगर ऑपरेशन सिंदूर अगर जल्दी होता है तो हम इसका वापस इसको नूर खान बेस के ऊपर हम इसको वापस यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग हुई है। तो टेस्टिंग के बाद इसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद आर्मी एयरफोर्स सब इसका ऑर्डर देने वाले हैं। तो ये चीज ऐसी है, इसका कंटिन्यूस डेवलपमेंट होगा, इसके अलग अलग वेरिएंट्स आएंगे और इसका मिनिएचराइजेशन भी होगा, ताकि मतलब इसको कम प्रॉब्लम्स के साथ इसको लॉन्च किया जा सकता है। सवाल है वो ये कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको मिसाइल और एम्यूनिशन प्रोडक्शन में लाना, ये किस तरह का कदम रहेगा? देखिए, भारत के ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है, और भारत अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो 4 दिन के लिए हुआ था। बाई चांस सोच लीजिए अगर हमें 2 फ्रंट वॉर करना पड़े, पाकिस्तान और चाइना साथ में हम पे अटैक कर दे, तो हमारे पास एम्यूनिशन नहीं रहेंगे। जो भारत की कंपनीज है जैसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अब प्राइवेट वालों को अगर हम ये परमिशन दे देते हैं, देन यू विल सी देश के अंदर एक प्राइवेट पब्लिक इकोसिस्टम बनेगा, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे। अभी मिसाइल सिर्फ भारतीय डायनामिक्स बनाता है। अभी सोच लीजिए बाकी कंपनी जैसे देश के अंदर है अदानी एरोस्पेस, फिर बाद में रिलायंस की एक डिफेंस कंपनी है, और फिर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, महिंद्रा है। इनके अंदर भी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि ये देश के अंदर एम्यूनिशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी 105 mm, 130 mm, 150 mm के आर्टिलरी शेल्स बना सकते हैं, पिनाका मिसाइल्स बना सकते हैं, जो 1000 किलो के पाउंड बॉम्ब होते हैं वो भी बना पाएंगे, मोटर बॉम्ब्स बना पाएंगे, हैंड ग्रेनेड्स बना पाएंगे। देखिए, युद्ध के टाइम पे आपको सप्लाई जरूरी है, उस समय आप कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं कर सकते, और जरूरत से ज्यादा अगर वॉर छिड़ जाता है, और लाइकलीहुड है कि नेक्स्ट वॉर जो होगा तो शॉर्ट वॉर नहीं होने वाला है, इसके लिए भारत सरकार ने जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको अलाउ कर दिया है। सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हुए, अटैक्स वगैरह हुए, उसके बाद हमें तो ये लग रहा था कि चलो अब सीज फायर हो गया तो शायद कुछ अमन होगा, कुछ बात आगे बढ़ेगी, और अगर एक दूसरे के साथ बात ना भी करें तब भी जैसे कहते हैं अपने अपने घरों में सब खुश रहेंगे। लेकिन एक बार फिर सर इसी तरह की स्टेटमेंट शुरू हो गई हैं, और भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम एक और अटैक की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भी, चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे हमारे डीजी ISPR साहब हो। जी, ये बहुत ही अलार्मिंग बात है कि अब भी जो वार ऑफ वर्ड्स है ये हमारी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो और खास तौर पे हमें तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुहतात होना चाहिए कि वी आर अ स्मॉलर कंट्री, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और हमारी इकोनॉमी जो है बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। और ख्वाजा आसिफ का मुझे बहुत हैरत होती है कि वो 2006-07 में आप देखिए किस तरह की बातें किया करते थे, और कई लोगों ने उनको एम्बैरस करने के लिए वो पुरानी वीडियो कई दफा लगाई भी है कि ये आप ही हैं, आप ये क्या बातें कर रहे थे उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो आप पता नहीं वो उसका कुफारा अदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सामने रखनी है वो सेनेटर मुश्ताक और उनके साथियों की। सेनेटर मुश्ताक उस काफिले का हिस्सा हैं जिसमें तकरीबन 40 के करीब छोटे जहाज या कश्तियां हैं। ये जो छोटी बोट्स हैं, शिप्स हैं, ये जा रही थी गजा, और ये रवां दवां था गजा की तरफ। और जब ये सिर्फ 100 मील तकरीबन क्योंकि उसकी मेजरमेंट्स फिर नॉटिकल माइल्स में करते हैं, तो तकरीबन 100 मील दूर थे गजा से, तो उस वक्त इन्हें महसूर कर लिया गया पानी में। और इसराइली जो अफवाज थी या उनकी जो फोर्सेस थी, उन्होंने इनकी ये जो 40 के करीब कश्तियां थी इनको हिसार में ले लिया, और फिर वो इनकी कश्तियों के ऊपर सवार हो गए।
जैसे ही वो इनकी कश्तियों में दाखिल हो रहे थे तो हमने देखा वीडियोस में बहुत सारे जो इन कश्तियों पर मौजूद लोग थे उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन जो थे वो पानी में फेंक दिए। सेनेटर मुश्ताक तो एक वीडियो में बहुत पहले ही अपना फ़ोन पानी में फेंक चुके थे। वजह यही थी कि अगर इनके फ़ोन इनसे ले लेंगे तो फिर उसका डाटा जो है उसको एनालाइज करेंगे, उसमें से कोई ऐसी पख निकाल कर इन पर कोई और केस बना देंगे इसराइल के अंदर। तो अच्छा इकदाम किया, मेरे ख्याल में सराहना चाहिए। बहरहाल ये 200 के करीब इन कश्तियों के अंदर जो अहम शख्सियात थीं, सेनेटर मुश्ताक साहब शमूल उनके, उन सबको अब हिरासत में लिया गया है। अब ये अपडेट इसलिए दे रहे हैं कि आपको बता सकें कि अभी तक की सूरत हाल ये है कि इनको उन कश्तियों से उतार लिया गया। इनको जो वहाँ की इसराइली जो फोर्सेस हैं उन्होंने अपनी कश्तियों में मुंतकिल किया, वहाँ से इनको उन्होंने बंदरगाहों के ऊपर मुंतकिल किया है। अब लग ये रहा है कि इनको शायद थोड़ा वक्त जेल में भी रखें और फिर शायद इनको रिलीज कर दें, या शायद इनको भी जेल में रख के इस पर भी बार्गेन करें। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या जरूरत पड़ी थी कि वो कहते हैं कि हमने तो ना जान की बाजी लगा के हमने इनका नाम निकलवाया उसमें से। और अब जो अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जी ये फ्रंट है लश्कर तैयबा का, तो फिर हम कंडेम करें ना अमेरिका को भी कि आप गलत कर रहे हो, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े फलाही काम करते हैं। फिर हमें कहना चाहिए, चैलेंज करें अमेरिका को भी, क्यों नहीं करते? जी वसीम साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ का जो कैपिटल था ना वो ज़ाया होने का कोई अंदेशा नहीं था। जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे कोई और हो, वो सब इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट दे वांट पीसफुल फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडिया। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ये हमारे हाथ तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो चाहती है कि पीसफुल रिलेशंस हों। ये फायदे में होता है रियासत के भी। लेकिन हमारे यहाँ जो एक बहुत पावरफुल एक महकमा है वो इस चीज को एंडोर्स नहीं करता। तो उसका फिर आप देखें ना कि नवाज शरीफ को कॉस्ट भी देनी पड़ी ना उसकी। नवाज शरीफ को फिर सफ़र करना पड़ा क्योंकि नवाज शरीफ ने ऐसे स्टेप्स लिए जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो एक तो ये बात कि मोदी जी का तो कैपिटल था उसमें, क्योंकि जाहिर है कि वो इंडिया में बहुत रिजेंटमेंट थी। जो कुछ हम करते रहे 47-48 में हमने ट्राइबल्स भेज दिए, 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हमने लॉन्च किया, 71 में फिर हमने इंडिया पे अटैक किया जिसके जवाब में फिर इंडिया ने इन्वेजन की ईस्ट पाकिस्तान की, फिर हमने कारगिल किया। ये तो हम रियासती सतह पे करते रहे ना। और उसके बाद फिर जो गैर रियासती सतह पे हमने किया, यानी हमने वो आप देखें ना कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार किया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया कि हम यानी यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ। ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि बाकायदा तौर पे रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैटर्नेज हासिल रही। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक बहुत रेडिकल चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसीज़ में, पर्टिकुलरली जो इंडिया सेंट्रिक हैं, और दोबारा से यानी सोचने की ज़रूरत है कि यार हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किन लोगों को हम पैटर्नाइज कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकलेगा। एक नतीजा तो उसका निकल चुका है। ये आप देखें ना, ये जो इस वक्त TTP है, TTP की जो पैदाइश हुई है ये इसी किस्म के ग्रोहों में से हुई, और इसी किस्म के ग्रोहों ने फिर आज हमारी रियासत के लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो पूरी अपनी जो पॉलिसी है और जो सोचने का अंदाज है और चीज़ों को देखने का अंदाज है उसको तब्दील करने की जरूरत है। और साथ ही साथ उनके पास न्यूक्लियर पावर्ड 2 सबमरीन गालिबन मौजूद हैं। और कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। पाकिस्तान ने चाइना के खरबों रुपए वापस करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर
क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये बहस का आगाज पाकिस्तान के अंदर बहुत हद तक हो रहा है। एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ मुझे खदशा ये है कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान हालात खराब करने का एक मोहरा भी हो सकता है। स्टोलन ट्रॉफी वापस करो, हर तरफ ये चर्चा हो रहा है, लेकिन एंजल हमें नहीं दिए। आज एक बहुत ही जिसको बोलते हैं जबरदस्त न्यूज है। चीन ने पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया या फिर दोस्ती वाली लिस्ट में से निकाल दिया। इस वक्त ओपनली चाइना जो है इंडिया का स्टैंड ले रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त थरथराहट सी छा गई है। जो ख्वाब चाइना देखता था एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, वो चीज अब पॉसिबल हो रही है। ये जो कहा है सच कहा है और इन्होंने जो कहा है ऑब्जर्व किया है। उनके भी दोस्त हैं, वो अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए। फ्री सर्विसेज ऑन अराइवल जो वीजा जो जितना भी जो तमाम प्रोसीजर होता है उन्हें बड़ा आसान कर दिया गया इन 74 ममालिक के बाशिंदों के लिए। वहां से ये सवाल उभरा कि पाकिस्तान का आखिर इस फहरिस्त के अंदर नाम क्यों नहीं डाला। अगर हम नहीं देंगे तो कल को हमें मजीद प्रोडक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग नहीं होगी। लास्ट 2 इयर्स में बैरूनी सरमायाकारी में 140% का जो है इससे भी ज्यादा कमी देखने को मिली। चीन की जानिब से इस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला गया। $228 मिलियन की सरमायाकारी निकाल ली गई। चाइना और इंडिया की क्लोजनेस पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकती है और चाइना का ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव भी आप इसको कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब इसके बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि भाई अगर मान लीजिए कि चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल करता था या फिर जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो चाइना को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन देता था, कि अब वही सिनारियो अभी भी बचा हुआ है। और अब ये सिनारियो बहुत हद तक कम हो चुका है, क्योंकि देखिए जितनी इन्वेस्टमेंट की थी चाइना ने वो सारी जीरो होने के कगार पर है। उसके अलावा भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के लिए चाइना ने जिस हिसाब से पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन की थी वो फुलफिल नहीं होती दिख रही। उसके अलावा ऊपर से बात यहाँ पर यह भी है कि अगर मान लीजिए आने वाले दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक और वॉर टाइप की सिचुएशन होती है तो क्या अब जो है वो चाइना उस हिसाब से मदद करेगा जिस हिसाब से उसने करने की ट्राई की थी। तो लग रहा है कि नहीं, वो बिल्कुल अब उस हिसाब से मदद नहीं करने वाला। तो ऊपर से अब ये भी न्यूज़ आ रही है कि जो भी कर्जा चाइना का है वो पाकिस्तान देने से मना कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि सेहत से मीठी, हिमालय से ऊंची और दरिया से गहरी जो दोस्ती थी ना उसमें अब खटास आ चुकी है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। पाकिस्तान ने चाइना के खरबों रुपए वापस करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, चाइना ने पाकिस्तान में सीपेक के तहत जो पावर प्लांट्स लगा रखे हैं उनके 470 अरब रुपए हमारी तरफ वाजिबुल अदा है। तो हुकूमत ने IMF को इन्फॉर्म किया है कि ये 470 अरब रुपए नहीं है, सिर्फ 250 अरब रुपए हैं, क्योंकि 220 अरब रुपए हमने अदा करने ही नहीं है। इस मुतालिक पाकिस्तान चाइना के साथ मुज़ाकरात शुरू भी करने जा रहा है, लेकिन मुझे खदशा ये है कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान हालात खराब करने का एक मोहरा भी हो सकता है। क्यों? चाइना सिर्फ सीपेक के तहत हमारे यहां $25.5 अरब की सरमायाकारी कर चुका है। और ये जो पैसे हैं ये चाइनीज हुकूमत के नहीं है, ये चाइना के प्राइवेट लोगों के, प्राइवेट बैंकों के पैसे हैं जिनका मुनाफा अगर हम नहीं देंगे तो कल को हमें मजीद प्रोडक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग नहीं होगी। क्या चीन ने वाकई पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया? पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? ये बहस का आगाज पाकिस्तान के अंदर बहुत हद तक हो रहा है। इसी के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करनी है। तो इस बहस का आगाज कब हुआ है और क्यों हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया या फिर दोस्ती वाली लिस्ट में से निकाल दिया? तो खबर यह सामने आती है कि चीन की जानिब से 74 ममालिक पर मुश्तमिल एक फहरिस्त जारी की जाती है। इस फहरिस्त के अंदर लातीनी अमेरिका, मगरबी ममालिक और खलीजी ममालिक और मलेशिया जैसा मुल्क इस फहरिस्त के अंदर शामिल होता है। तो सवाल यहां पर यह उभरता है कि आखिर चीन और पाकिस्तान के इतने अहम ताल्लुकात हैं, चाहे वो आलमी सतह के ऊपर सिफारती सतह के ताल्लुकात हों, चाहे वो सीपैक की सूरत में माशी ताल्लुकात हों या फिर तस्वीराती हवाले से ताल्लुकात हों, और दोनों ये बरमला कहते हैं कि हम दोनों की जो दोस्ती है ये आयरन ब्रदर्स एक दूसरे को कहते हैं, मगर उसके बावजूद भी चीन की जानिब से इस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला गया?
अब ये समझिए कि ये फहरिस्त क्या थे। इस फहरिस्त के अंदर जो 74 ममालिक डाले गए, जिनका जिक्र मैंने आपके साथ कर दिया, लातीनी अमेरिका, मगरबी ममालिक जैसे फ्रांस है, बरतानिया है, स्पेन है, इटली की बात की जा रही है, इसी तरह मलेशिया की बात की जा रही है, खलीजी ममालिक की बात की जा रही है, और दीगर जो ममालिक है उनकी बात की जा रही है। उनके नाम डाले गए इस फहरिस्त के अंदर ताकि इन ममालिक के जो बाशिंदे हैं वो चाइना आए, उनके लिए वीजा फ्री सर्विसेज ऑन अराइवल, जो वीजा जो जितना भी जो तमाम प्रोसीजर होता है उन्हें बड़ा आसान कर दिया गया इन 74 ममालिक के बाशिंदों के लिए। वहां से ये सवाल उभरा कि पाकिस्तान का आखिर इस फहरिस्त के अंदर नाम क्यों नहीं डाला गया। लेकिन पहले इसको ये समझ लीजिए कि चाइना की जानिब से जो इन 74 ममालिक का इंतखाब किया गया वो क्यों किया गया, और इस वीडियो को आखिर तक आपने इसलिए देखना है क्योंकि पाकिस्तान जो कुछ चाइना के लिए कर रहा है और जो वजह चाइना ने इस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान का नाम न डालने की दी है, उससे तो पाकिस्तान ज्यादा नुकसान उठा रहा है। ये सुन रहा हूं कि शायद कम हुई है। लास्ट 2 इयर्स में पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर जो बड़ा ग्रोइंग एक सेक्टर हुआ करता था, में बैरूनी सरमायाकारी में 140% का जो है इससे भी ज्यादा कमी देखने को मिली। पीटीए की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर में माली साल 2024-25 में बराह रास्त $97 मिलियन बैरूनी सरमायाकारी की गई, जबकि $228 मिलियन की सरमायाकारी निकाल ली गई। ये सिर्फ एक सेक्टर की बात बता। यामाहा एक बहुत बड़ा ग्रुप था जापान का, उन्होंने अपना सेटअप बंद कर दिया। टेलीनॉर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में एक बड़ा जबरदस्त किस्म की कंपनी किसी जमाने में हुआ करती थी, उन्होंने अपना बिजनेस बेचकर पाकिस्तान के लोकल कंपनी को देकर लोग निकल गए। इस तरह शेल पाकिस्तान ने अपना बिजनेस बेच दिया। काफी सारे कंपनीज ने अपने बिजनेसेस को यहां पर लोकल्स किया। तो अब मैंने रफान जो है काफी बड़ा ग्रुप है, ये कस्टर्ड वगैरह और इस तरह की फूड आइटम्स उनकी भी है और बड़ी अच्छी, मतलब उनका वो यूएसए का ग्रुप है। उन्होंने अपना सेटअप बेचने की कुछ लोगों से, लोकल गालिबन निशात से या किससे उनकी बात चल रही है, तो उनको शायद भेज दें। अब सिलसिला यहां तक आ गया है, लेकिन बताया क्या जा रहा है, रोज टीवी पे ये खबर आएगी हर बुलेटिन के अंदर कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदी, गुर्बत बढ़ रही है लेकिन स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पे जा रहा है। यार लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, लोगों के अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन है। लोग कहते जी इनके पाले हुए कुछ लोग कहते जी कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे, ये इंडिया के साथ मिले हुए ये एजेंट है। यानी हर वो शख्स एजेंट है जो ये कहता है कि यार ये मेरा हक है, मुझे दो, मुझे सस्ता आटा दो, मुझे सस्ता घी तेल दो, मुझे जो है तालीम की सहूलियात मुयस्सर करो, मुझे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दो। खुद के इलाज कहां पे होते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब शायद 10 या 15 दिन जिनेवा के अस्पताल से इलाज करवाते। बेटी इनकी यहां पे क्या बात कर रही है? बेटी इनकी कहते पंजाब के अस्पतालों में तो पूरे पाकिस्तान के लोग आकर इलाज करते। दोस्तों, भारत के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है और अब ये कहा जा रहा है, अब सुनने में आ रहा है कि कोर्ट के अंदर ये एक पिटीशन गई है कि सर्वे कराया जाए। देखें, ऊपर नीचे 3 बयान आए। राजनाथ ने बयान दिया और कहा कि तारीख और जुग्राफिया बदल देंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा अलार्मिंग चीज जो है नाज़रीन इकराम वो ये है जो आज खबर आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र, इंडिया बताना चाह रहा है अमेरिका को भी, सऊदी अरेबिया को भी कि आपने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया है, हम फिर भी बहुत रेलेवेंट प्लेयर हैं, हम फिर भी एग्रेशन, हम फिर भी हिला सकते हैं पूरे एरिया को। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात करने का फैसला किया है। आर्मी टू प्रोक्योर AK-630 एयर डिफेंस गन्स टू बी डिप्लॉयड अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। दोस्तों, ये बड़ी अनहोनी हुई है, मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों। बाकायदा तौर पे ऐसे मौके पे जब मुसलमानों को मुत्तहद होने की जरूरत है, तुर्की ने अपने ही एक मुसलमान बरादर मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा, इस मर्तबा हम जो है वो अंदर घुसेंगे पाकिस्तान के और पाकिस्तान के जोग्राफिये को तब्दील करके रख देंगे। और मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था हिंदुस्तान की फोर्सेस का, आर्म फोर्सेस का, वो 78 साल कभी पॉलिटिक्स में नहीं आई, उनका कोई रोल नहीं रहा क्योंकि उन्होंने अपना हमेशा अपने प्रोफेशनल की तरफ ध्यान रखा। जल प्रहार 2025 ये बेसिकली नाज़रीन इकराम
नेवल एक्सरसाइजेज हैं और ये इंडियन नेवी ने एम्फीबियस एक्सरसाइजेज की और 2 फेज ज्वाइंट एक्सरसाइजेज थी इंडियन नेवी और आर्मी ने मिलकर की। साहब, ये जैसे जैसे ट्रंप की हल्फबर्दारी करीब आ रही है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो तनाव का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी दहशतगर्द जो हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की है या भारत में घुसने की कोशिश की है, तो इसके दौरान जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनके दरमियान और दहशतगर्दों के दरमियान जो है वो इस वक्त शदीद झड़पों की इतलाआत सामने आ रही हैं। इंडिया अमेरिका की नहीं सुनता, इंडिया किसी का गुलाम नहीं है। तो जब मैंने इस खबर को भी एनालाइज किया है तो इससे अंदाजा हुआ है कि इंडियन नेवी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर अगर एक्सरसाइजेस कर रही है और उसके बाद बढ़के मार रहे हैं तो इन्होंने कोई ना कोई तैयारी जो है वो कर दी हुई। नमस्कार दोस्तों, अब अगर आप कुछ समय पहले देखिए तो इंडिया की तरफ से बहुत सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें एक सुदर्शन चक्र करके एक टेक्निक थी, या फिर कहे कि इंडिया को डिफेंड करने के लिए जो पॉलिसी है उसके बारे में चर्चा की गई। लेकिन अब स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं भारत की तरफ से जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, और स्टेटमेंट इस तरीके से आ रहे हैं कि पाकिस्तान अगर अपना भूगोल चेंज करना चाहता है तो ही आतंकवाद को सपोर्ट करे, और अगर ऐसा कुछ आने वाले दिनों में अब हुआ जैसा पहलगांव में हुआ था, अगर ऐसा कुछ हुआ तो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत ही कठिन हो जाएगी और पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री भी खो देगा और भूगोल भी खो देगा। और अगर पिछले दिनों अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो इंडिया में आए थे उनकी स्टेटमेंट अगर आप देखो तो आपको लगेगा, और ना ही सिर्फ उनके विदेश मंत्री, अफगानिस्तान की जनता भी जो ट्विटर पर ट्वीट कर रही थी उसे पाकिस्तान का नक्शा किस तरीके से बिगाड़ा गया था। बहुत सारा एरिया अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया था, बहुत सारा इंडिया ने, और छोटा एक टुकड़ा बचा था जिसको कह रहे थे पाकिस्तान। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब राजनाथ सिंह टाइप के जो नेता है हमारे स्टेटमेंट देते हैं तब पाकिस्तान को उसको सीरियसली लेना पड़ता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इस वक्त अपने उरूज पर है और किसी भी लम्हे भारत की तरफ से कोई बड़ा एडवेंचर किया जा सकता है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, लेकिन इसी दौरान एक तशवीशनाक खबर ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात करने का फैसला किया है और भारत ने एक मिशन लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, और इस मिशन का नाम है सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है और इसकी टाइमिंग क्यों इतनी अहम है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अलार्मिंग चीज जो है नाज़रीन किराम वो ये है जो आज खबर आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र, आर्मी टू प्रोक्योर AK-630 एयर डिफेंस गन्स टू बी डिप्लॉयड अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर। यानी भारत की जो फौज है वो AK-630 एयर डिफेंस गन्स जो है वो खरीदने जा रही है, प्रोक्योर करके उन्हें डिप्लॉय करने जा रही है, और ये मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है। अब ये मिशन सुदर्शन चक्र क्या है, इसके अलावा एक और इनके मीडिया आउटलेट की हेडलाइन सुने। ये कहते हैं कि मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड जो है, सुदर्शन चक्र नामी एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस की शील्ड, जैसे डोम्स है ना उसी तरह से एक चक्र ये इंडिया के ऊपर बनाना चाहते हैं, और इसमें ओवर द होराइजन रेडार्स, एनर्जी वेपन्स, सैटेलाइट्स, इन सब को इस एयर डिफेंस शील्ड के अंदर इंडिया इंटीग्रेट करना चाहता है। अब ये है क्या? इंडियन आर्मी नाज़रीन इकराम जो है उसने एक टेंडर जारी किया है कि हमने एयर डिफेंस गन्स जो हैं वो स्टेट ओन्ड एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है उससे खरीदने हैं मिशन सुदर्शन चक्र के अंदर। और ये नेशनल सिक्योरिटी का इनिशिएटिव है नरेंद्र मोदी ने, जो कि रिसेंटली 15 अगस्त के दिन अनाउंस किया था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन किराम कि ये जो एयर डिफेंस गन्स है ना, ये क्या करती हैं, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, रॉकेट्स और आर्टिलरी और मॉर्टर गोले, बॉर्डर के ऊपर जो ड्रोन्स आते हैं, जो रॉकेट्स आते हैं, आर्टिलरी और मॉर्टर गोले आते हैं, ये उन थ्रेट्स को रोकने की सलाहियत रखता है। और की पॉपुलेशन सेंटर्स और वो जगह जो इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के करीब है पाकिस्तान के साथ, उन जगहों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से ये इंडिया का मौक़िफ़ है कि भाई ये वाली चीज जो है ये बहुत ज्यादा काम आएगी। और सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम कि इंडिया जो है वो अब ये कह रहा है कि जी ये जो गन सिस्टम है, ये जो हम खरीद रहे हैं, इसे ये मोबाइल गन सिस्टम होगा, यानी इसे जल्दी जल्दी कहीं पर मूव भी किया जा सकेगा और हाई मोबिलिटी व्हीकल होगा। इसकी रेंज 4 किलोमीटर और साइक्लिक रेट जो है ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर 3000 राउंड फायर कर सकेगा। और इसमें ऑल वेदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम के जरिए ये डिटेक्ट करेगा और
एंगेज करेगा आने वाले जो खतरात हैं उन्हें, आने वाले जो टारगेट्स हैं उन्हें। अब इस चीज को अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इंडिया ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाने का और एयर डिफेंस गन्स जो है वो प्रोक्योर करके लगाने का फैसला किया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जल प्रहार 2025 ये बेसिकली नाज़रीन इकराम नेवल एक्सरसाइजेज हैं और ये इंडियन नेवी ने एम्फीबियस एक्सरसाइजेज की और 2 फेज ज्वाइंट एक्सरसाइजेज थी इंडियन नेवी और आर्मी ने मिलकर की। तो जब मैंने इस खबर को भी एनालाइज किया है तो इससे अंदाजा हुआ है कि इंडियन नेवी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर अगर एक्सरसाइजेज कर रही है और उसके बाद बढ़के मार रहे हैं तो इन्होंने कोई ना कोई तैयारी जो है वो कर दी हुई है। और इस सब में यह बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह रियलाइज हुआ है कि मैरीटाइम पावर यानी ये जो नेवी की पावर होती है, यानी ना मिसाइल ना बॉर्डर्स, बल्कि जो अगली इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है वो किस तरह से नेवीज को लड़नी पड़ सकती है, इस हवाले से इस वक्त बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान ने एक तरफ तो जैसे ही सर क्रीक की बात की राजनाथ ने, पाकिस्तान ने अरेबियन सी के अंदर नोटम जारी कर दिया। इंडिया ने बे ऑफ बंगाल में अबुल कलाम आइलैंड जो है उससे एक तजुर्बा मिसाइल का करने का नोटिफिकेशन एज अ रिस्पॉन्स जारी किया। इनफैक्ट राजनाथ सिंह की तरफ से कराची को पाकिस्तान से अलग करने और उसके बाद भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर त्रिवेदी का खिताब जो कि राजस्थान में उन्होंने अपनी जो फ्रंट लाइन फौजें हैं उनसे खिताब करते हुए किया था और उनका यह कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा। इस मर्तबा हम जो है वो अंदर घुसेंगे पाकिस्तान के और पाकिस्तान के जोग्राफिये को तब्दील करके रख देंगे। ये गुज़िश्ता जिस तरह मैंने आपसे कहा था एक वीडियो में कि 36 घंटों में ये तीसरी धमकी थी जो कि भारत की तरफ से सामने आई। उसी मौके पर भारत के वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर का भी एक खिताब था और उस खिताब में उन्होंने कश्मीर के हवाले से जारहाना बयान दिया था। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से कहा था कि आज़ाद कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और हम आज़ाद कश्मीर को हर सूरत हासिल करके रहेंगे। ये भारत का रिजॉल्व है, भारत का अज़्म है और भारत किसी भी तरीके से अपने इस अज़्म से पीछे नहीं हटेगा। ये बयानात जो कि भारत के वज़ीर दिफा, फिर वज़ीर खारजा, फिर उनके एयर चीफ, फिर उनके आर्मी चीफ की तरफ से सामने आ रहे हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि अब उनके नेवल चीफ की तरफ से भी किसी न किसी तरह की कोई न कोई। राजनाथ सिंह ने हालिया दिनों में भारतीय नेवी से खिताब करते हुए इस बात का इशारा दिया था कि इस मर्तबा जंग का आगाज इंडियन नेवी की तरफ से किया जाएगा।